हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, सिविल कोड कलर का टेस्ट नंबर 13 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके पहले वॉल्यूम 2 का जो सेट प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो 11 नंबर सेट से लेके 20 नंबर सेट तक चलेगा, जिसमें 11 से लेके 15 तक जो होगा सिविल कोड रीडर के पैटर्न पर होगा, और 16 से लेके 20 वाला जो टेस्ट होगा वह आपके 2016 में जो कलर का मेंस हुआ था उसके बेस्ड पे होगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया मैं उनको बता दूं कि ऑफलाइन वो ज्वाइन कर सकते हैं। दिनकर गोलंबर, अपोजिट V2 मॉल, गंगा कॉम्प्लेक्स, आपके पाठशाला कैंपस पटना। ठीक है। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर और वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो चलिए, इन सब सारी बातों के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। एज यूजुअल मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। तो टाइम एंड डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो चलिए, पहला सवाल जो है कह रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 4.5 सेकंड में पार कर लेती है। तो गति के साथ 255 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए। तो एक थोड़ा बढ़िया कलर का मैं पेन सेलेक्ट कर लूं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। कहता है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240 मीटर। और समान दिशा में जा रहा है व्यक्ति भी, और समान दिशा में जा रही है ट्रेन भी। लेकिन यह जो 6 किलोमीटर जो दिया हुआ है वो व्यक्ति की चाल दी हुई है। ठीक है। और ट्रेन कितना सेकंड में पार कर लेती है? 4.5 सेकंड में। तो कहता है कि सेम गति के साथ 255 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी रेलगाड़ी को। ठीक है। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला बेस्ड है उसी पे हम लोग बना लेंगे इसको, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मान लिया जाए कि व्यक्ति का तो चाल दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ट्रेन का चाल नहीं दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो मेरा चाल होगा वो क्या होगा? घटेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा चाल क्या होगा? जुटेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसा करते हैं कि ट्रेन वाले को जो है चाल हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x। ठीक है। और सेम दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो चाल है वो 6 है, उसको हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है। चलिए, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ मीटर में दिया हुआ है और यहाँ जो मेरा चाल है वो क्या है? किलोमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता है कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। और समय कितना लगा था? 4.5 सेकंड। और डिस्टेंस कितना तय किया था? 240 मीटर। तो यह जो मेरा फार्मूला हुआ क्या, कि चाल गुने समय बराबर क्या हो गया? दूरी हो गया। तो यही तो मेरा चाल हुआ ना, इतना दूर। अरे मेरा समय लगा 4.5 और डिस्टेंस कितना तय किया? 240 मीटर। ठीक है। हमने किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब यहाँ से हम लोग काट पीट करेंगे। ठीक है। तो यह 4.5 है, तो 4.5 का दुगुना कितना होगा? 9। और 9 के फिर दुगुना कितना होगा? 18। तो इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से उड़ा सकते हैं। ठीक है, उड़ गया। ठीक है। यह 5 है, यह 240 है। तो 40 पचे 200 और 8 पचे 40, यानी ये जो मेरा कटेगा वो कितना से कटेगा? 48 से कटेगा। ठीक है। अब ये नहीं काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x - 6 बराबर 4×32 और 4×4 16 है ना, 3 19 192। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 6 जब इधर जाएगा तो 198 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ट्रेन था वो कितना किलोमीटर गति से चल रहा था? 198 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था। अब हमें सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि 255 मीटर जो लंबी सुरंग है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि ट्रेन का लेंथ और यह जो सुरंग का लेंथ है दोनों हमें जोड़ना पड़ेगा। उसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसके स्पीड से हम लोग भागा दे देंगे और जो मेरा आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि 240 और 255 जोड़ते हैं, तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। 4 और 5 कितना होगा? 9 होगा। और 2 2 कितना होगा? 4 होगा। यानी जो फासला है कितना तय करना है? 495 मीटर का।
और गति कितना है 198 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 होगा, तो 18 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो यह देखिएगा कि 198 जो है वो क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो चलो भाई 11 मतलब कट गया। और यह जो है मेरा 495 वो किसका है, 45 का 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। और ये मेरा 9 से कट जाएगा, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इट मीन इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 9 होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले ट्रेन का जो है चाल वो निकालें। ट्रेन का चाल कितना आया मेरा, 198 किलोमीटर। फिर दोनों को डिस्टेंस को क्या किया गया, ऐड किया गया, जो सुरंग को पार करने में लग रहा था जो, और जो ट्रेन की एक्चुअल लेंथ थी वो, और उसके बाद हमने क्या किया, उनके चाल से भागा दे दिया। यही है, खाली यूनिट को आपको चेंज करना था, मीटर प्रति सेकंड चाहे किलोमीटर को, या मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर में चेंज करके हिसाब भी बना सकते थे, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देते तो थोड़ा क्या होता था, सवाल मुश्किल हो जाता, और हमें मुश्किल कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6656 रुपीज है, तो समान राशि पर 2 वर्षों के लिए समान ब्याज पर दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने के लिए बोला है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि हम जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरह से कम तो तुरंत निकालने के लिए आना ही चाहिए कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर रहे, उसके बाद आपको दिया रहेगा क्या कि पूर्णांक में दिया हुआ, जैसे 3.5 बरस, 4 बरस, 4.5 बरस है ना, 2.5 बरस, उसका भी कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ठीक है और भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है, मैं तो ये सब पैटर्न बता ही रहा हूँ, और भी मैंने अपने सेट प्रैक्टिस में डाला है अच्छे अच्छे सवाल। और जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि क्वेश्चन मुझे कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपके जाकर ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे हर एक टेस्ट का PDF आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, जब रेट सेम होगा ना मेरा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, R प्लस R² बटा क्या हो जाएगा, 100 मेरा हो जाएगा। यही तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल के लिए, है ना। इसमें भी आता है, तिमाही आता है, 6 माही आता है, अर्धवार्षिक आता है, वार्षिक आता है, 8 मासिक आता है। तो ये सब देख लीजिएगा सवाल, है ना, तभी जाके आपका क्या होगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तब एग्जाम देने में मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मजा। तो चलिए कितना है 8%, तो 8 + 8। ठीक है, और जब इसको हम लोग 8R² करेंगे तो कितना होगा, 8 × 8 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 16 हो गया। तो 16 में कितना जोड़ेंगे, 0.64 जोड़ेंगे, तो मेरा हो जाएगा 16.64 हो जाएगा मेरा। और 16.6% क्या हुआ मेरा, 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकला। और इसी चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 6656। कोई बात नहीं है, हम कर देंगे इसका वैल्यू कितना के बराबर, 6656। ठीक है, अब ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मान हो गया। अब साधारण ब्याज है 2 वर्षों के लिए 8% के दर पे, तो आप जानते हैं PRT है ना, तो जिसमें क्या होगा, RT जो होगा मेरा वही तो होता है मेरा साधारण ब्याज। तो 2 × 8 मेरा कितना होगा, 16% हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपको इतना का वैल्यू दिया हुआ है, इतना का वैल्यू निकालना है, नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है बिहार से हैं, मैथ तो हमारे नस नस में दौड़ता है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि 16.64 का वैल्यू कितना है, 6656। ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 6656 बटा कितना हो जाएगा, 16.64 हो जाएगा। और हमें निकालना कितना है, 16 का वैल्यू। तो ऐसा करते हैं दादा, इसको उड़ा देते हैं और इधर 2 0 क्या करते हैं, बैठा देते हैं। और ध्यान से देखिएगा तो ये 4 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, 16 × 4 यानी 6400 मेरा हो जाएगा। तो 6400 इज द राइट आंसर। वेयर इज 64 एयर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
बढ़ते रही। चलिए अगला सवाल, बिहार का जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपको सिक्के वाले कॉन्सेप्ट, मुर्गी वाले कॉन्सेप्ट, वो थैले वाले कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। उसी के चलते मैंने यह सवाल आपको ऐड किया है और थोड़ा सा सवाल को मैंने एक्सपेंस किया है ना, कि ताकि आप कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए। कहता है कि एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, रुपया नहीं रुपया, ठीक है ना। कहता है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या और 10 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। और 10 रुपया और 20 रुपया के नोटों का अनुपात कितना है? 6:7 है। और बैग में कुल राशि कितना है? 3520 है। तो बैग में 10 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या होगी? अच्छा देखिए, तीनों का रेशियो नहीं दिया है मेरा करके, कोई बात नहीं, हम तीनों का रेशियो बना लेंगे। तो पहला ऊपर में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि 5 रुपया, 10 रुपया, तो 5 और 10 का रेशियो कितना था? 2 रेशियो, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 रुपया, ये मेरा है कितना? 10 रुपया। रेशियो कितना है? 2 रेशियो कितना है? 3 है। अगला जो मेरा वो कितना है? 10 रुपया वाला रेशियो और कितना? 20 रुपया वाला रेशियो। 10 के नोट और 20 के नोट का रेशियो कितना है? 6 अनुपात कितना है? 7 है। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ 20, 5 10 कितना हो गया? 20। इसको हेडिंगे बना दे रहे हैं। अब जब इसको निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऊपर में होगा 6 3 18 हो जाएगा और सतिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर तीनों में कोई कॉमन दिखता है तो कॉमन करके और क्या करेंगे? रेशियो को छोटा करेंगे। तो 3 से मेरा जाएगा तो 4 रेशियो, 6 रेशियो और कितना हो जाएगा? 7। यानी जो मेरा रुपया है, ठीक है, किसका किसका? 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला और 20 रुपया वाला, फाइनली 4 रेशियो, 6 रेशियो, 7 रेशियो के बराबर है। ठीक है, वो 2-2 करके दिया हुआ था सवाल एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हड़बड़ाना उससे नहीं है। अच्छा, बैग में क्या है? कुल राशि है कितना? 3520 रुपया। तो ऐसा करते हैं ना कि जिस पहले आपको वैल्यू को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, इधर मेरा टोटल वैल्यू दिया है तो उधर भी क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो हम लोग का जो रेशियो है उसमें हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं x, ठीक है, और जितना का वैल्यू होगा 5 रुपया वाला का इसके रेशियो से गुना करेंगे, 10 रुपया वाला इसके रेशियो से गुना करेंगे और 20 रुपया वाला नोट को इससे रेशियो से गुना करेंगे। चलिए करते हैं। तो 5 रुपया वाला कितना था? 4 गो था, 4 अनुपात में, तो 4x कर लेते हैं, प्लस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल वैल्यू वहां पे दिया हुआ है ना। और 10 वाला कितना था? 6x, ठीक है, जोड़ 20 वाला कितना था मेरा? 7x। और इसी टोटल का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? 3520 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4 × 5 = 20x हो जाएगा, प्लस 10 × 6 = 60x हो जाएगा, प्लस 140x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3520 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 60 20 80, 80 40 140, 220, तो 220x इजकल टू 3520। ठीक है, अब कटा, इधर से इधर कटा, और ये जो मेरा उड़ जाएगा 16 के मरतबे उड़ जाएगा। 352 जो है वो 16 से कटेगा मेरा, किसके मरतबे? 22 मरतबे। घर से करके आया हूँ यार, कोई 30 मार्क खाने ही बनने का। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 16। ठीक है, अब बात समझे कि 10 रुपया वाला क्या वो नोट है, सॉरी, नोटों की संख्या के निकाल सकते हैं किसके अनुसार? इसके अनुसार, x के अनुसार। ठीक है, अब जिस रेशियो में जो दिया हुआ होगा, 5 वाला पूछता तो कितना है? 4 रेशियो है। ठीक है, तो 4 × 16 करते हैं 64। 10 रुपया वाला पूछ रहा है तो 6 × 16 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 6 × 16 96 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पूछता मेरे से कितना? 7 वाला, तो 16 × 7 112 आ जाता। तो जो पूछेगा हम उसका जवाब देंगे। पूछा था 10 रुपया वाला नोटों की संख्या कितनी है, तो 93 है। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे बढ़िए। हाँ, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। जस्ट इसके पहले वाला टेस्ट में भी एक सवाल दिया था मैंने, वहां पे आपको दिया था कि चोर को पुलिस कितना डिस्टेंस में जाकर पकड़ेगा, और यहाँ पे जो मैंने सवाल दिया है उसमें दिया है कि कितना समय बाद पकड़ेगा, है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंघम किधर है? एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो कि पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, कोई बात नहीं।
ऐसा है, इधर गया रे कल्लू चोर, ठीक है, इधर अपना इंस्पेक्टर सिंघम, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस का है, 600 मीटर का फासला है। और कह रहा है कि पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और चोर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है, एक दूसरे को चेज कर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि पुलिसकर्मी कितने सेकंड कितने समय बाद पकड़ेगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। और समय में दूरी मेरा किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और समय मेरा जब एक ही डिस्टेंस में भागेगा तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो 10 किलोमीटर में से मेरा 8 किलोमीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 2 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। और ऐसा है ना कि किलोमीटर को मीटर में बदलने से बढ़िया है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बढ़िया से बदलने से है कि 600 को हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम इससे 1000 से हम भागा लगा दिए तो ये भी मेरा क्या हो गया, किलोमीटर में, चाल भी मेरा किस में है, किलोमीटर में दिया हुआ है। अब ना गर्दा उड़ेगा भैया, अब करना क्या है कि मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। मीटर, देखिए क्या हुआ ना कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए, इससे किलोमीटर प्रति घंटा से, और समय मेरा पूछेगा किस में, मिनट में। तो मिनट में इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, ठीक है। थोड़ा एक बार और अच्छे से समझा दे रहे हैं, हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से समझाया हूँगा तो नहीं समझ में आए होंगे, है ना। अपनी हिसाब से चीज़ों को मैं अरेंज कर दिया। 600 मीटर मेरा डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड मेरा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या करते हैं, 600 मीटर को ही हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 1000 से भागा दिया, और 1000 से भागा दिया तो अभी भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, लेकिन हमें समय यहाँ मिनट में दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, इन मिनट्स, है ना, यहाँ भी दिया हुआ है इन मिनट्स, ठीक है। तो यह इसको करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड में पूछता तो एक बार और 60 से गुना करते। अब हम लोग क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ, यहाँ से मेरा कट गया कितना मरतबे, 3 मरतबे। तो क्षेत्रीय 18 मिनट, यानी 18 मिनट बाद जो है इंस्पेक्टर सिंघम, है ना, चोर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे कहता है कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है कि और वार्षिक ब्याज की दरों की संख्या, वार्षिक ब्याज की दर की संख्या वर्षों की संख्या का 4 गुना है, यानी रेट जो है वो समय का क्या है, 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जाती हो तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज क्या होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, प्रिंसिपल मान लेते हैं P है। अगर प्रिंसिपल P है तो मेरा SI कितना है, P/4 है, 1/4 है। अब पूछ रहा है कि रेट जो मेरा है वो समय का क्या है, वार्षिक जो दर है वो वर्षों की संख्या का 4 गुना है। तो मान लिया जाए कि किसी को एक को तो हम लेवल डाउन करेंगे ना, तो मान लिया जाए कि R से डिनोट कर दिए किसको, रेशियो को, रेट को, तो क्या है, समय का, समय से 4 गुना है। तो किसी एक को हम 4 यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यूनिट मैंने समान रखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दरों की संख्या वर्षों की संख्या की 4 गुना है। तो वर्ष अगर होगा तो क्या होगा, मेरा रेट हो जाएगा। अब बस इतना ही पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और नीचे में 100 के देगा, है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT, है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आया कितना है, P/4। तो नीचे मेरा 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर मेरा P से P कट जाएगा, R² गुना होगा अपने में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा उधर, तो R² बराबर क्या होगा, 100 होगा। R² बराबर 100 होगा तो R बराबर क्या होगा मेरा, 10% हो जाएगा। अब यही मेरा पूछता कि वर्ष पूछ देता है यहाँ पे, तो इसमें 4 से भागा दे देते हैं, लेकिन पूछा मेरा क्या है, आगे सवाल को बढ़ाया है कि रेट को और बढ़ा दिया जाए, कितना, 2%। तो अब रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10 + 2 यानी 12% हो जाएगा। समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। तो साधारण ब्याज मेरा हो जाएगा 3600 गुने 6 गुने
12/100 गुना किया जाए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 36 गुने 72। ठीक है, ठीक है। तो मैं भाई तो ये सब पहले सवाल कैलकुलेट किया हूँ, इस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नौटंकी नहीं। ठीक है, 2592 आएगा, 2592। ठीक है, बस आपको सिंपल सा गुना करना है, 36 गुने 72। चलिए अगला सवाल। कहता है कि एक वस्तु को 10% के हानि पे बेचता है, बी इसे सी को 15% के लाभ पे बेचता है, और सी इसे डी को 4% के हानि पे बेचता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहता है कि इस प्रकार डी उसे 397 रुपया 44 पैसा में खरीदता है, तो ए और सी के बीच की हानि क्या हुआ। सवाल एक स्टेप आगे। अगर नॉर्मल सवाल रहता तो यही पूछ देता कि एक वस्तु को कितना में खरीदा या बेचा, है ना, वहीं पे पूछ देता सीपीएसपी जो भी हो, ए का बी का। अब हमें क्या करना है, ए और सी के बीच के कितने हानि अंतर है उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये ना देखेंगे कि ए के पास जो वस्तु था उसका मूल्य कितना था। तो चलिए जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से देखते चलेंगे। तो ए ने एक वस्तु को क्या किया, 10% के हानि में बेचा, यानी 90/100, तो 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, बी ने इसको 15% लाभ पे बेचा, तो 115/100, 23 × 115, 20 × 100, इसको हम लोग 23 लिख सकते हैं और नीचे में 20 लिख सकते हैं। कहता है कि फिर उसे 4% की हानि पे बेचा, तो 4% कितना होता है, 1/25, और हानि है तो क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 397.44 रुपया दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे उड़ा देते हैं, और नीचे में क्या करते हैं, 100 दे देते हैं। ये कितना कट गया, 25 का 100 कट गया। ठीक है, और ये मेरा 4 × 5 कितना हो गया, 20 कट गया। ठीक है, और यह जो मेरा 9 होगा ना, ये मेरा कट जाएगा टोटल कितना से, 44 16 से, और ये जो मेरा है वो कट जाएगा 192 से, और यह जो मेरा कट जाएगा 108 से। ठीक है, काट के बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, तो कट जाएगा। अभी नीचे मेरे में कितना बचा, 10 × 5 = 50, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि एक जो वस्तु पड़ी वो कितना की, 400 की। एक के पास जो वस्तु था वो कितना का था, 400 का था। लेकिन कहता है कि दोनों के बीच के हानि का मान निकालिए। तो एक कितना प्रतिशत हानि पर बेचा था, बी को 10% के हानि पे, तो हमें 400 का 10%, ठीक है, 10/100 माइनस, अच्छा सी कहाँ पे है, सी भी बेचा था कितना, डी को 4% के हानि पे, तो 400 का, अब तो प्रोसेस लंबा चलेगा, बीच बीच में जो भी आएगा, 9/10 गुने 23/25, क्योंकि इधर थोड़ा सा तो टोटल मिटा के, है ना, इधर ही कर लेता हूं। तो इधर मेरा ए का वैल्यू 400 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरा कैलकुलेशन क्या बनेगा कि 400 का 10%, है ना, ये भी बेचारा लॉस सहा था, और सी तो जितना भी सीक्वेंस में आया उसका लॉस सहा, तो 400 का 9/10 गुने 15% वैल्यू था, तो 23/20 गुने 1/25, 4% का हानि कितना होता है, 1/25, तो ये तो मेरा कटा, तो यानी 40 रुपया का ये क्या क्या था, लॉस सहा था। अब ये लोग कितना सहेगा, देखिए ये नीचे 200 है, तो टोटल से कट जाएगा तो कितना होगा, 2 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 18 गुने 23 बटा कितना होगा, 25। ठीक है, तो 18 गुने 23/25, जब इसको काट पीट करिएगा तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 16.56। तो पूछा है कि ए और सी के बीच कितना अंतर, ए 40 रुपया का हानि सहा था, और बी सी का, इसमें से निकाल देंगे 40 - 16.56, तो इसका जो आंसर आएगा 23.44 आएगा। ठीक है, कि इनके दोनों का अंतर का बीच कितना है, इतना ही है। ए बेचारा हानि सहा 40 रुपया का, सी सहा कितना 16.56 का,
तो बीच दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 23.44 का कहाँ है? यहाँ पे है, इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए की कार्य क्षमता का बी की कार्य क्षमता का अनुपात 13:7 है। वो एक साथ कार्य करते हुए 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। वह 6 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य का 130% अकेले कितना दिन में पूरा कर पाएंगे? कोई बात नहीं है, तो ए है और क्या है? बी है। तो इफिशिएंसी का देख लेते हैं कि ए की क्षमता कितना है? 13 और बी का क्षमता कितना है? 7। टाइम का देख लेते हैं, इफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है तो क्या हो गया? इस तरह से हो गया। अब कहता है कि टोटल वर्क हम निकालेंगे। दोनों कम्मा कितना दिन में खत्म कर लेता था? 10 दिन में। तो इनकी इफिशिएंसी 13 + 7 यानी 20 हो गया, और 10 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, तो यानी टोटल काम मेरा कितना था? 200 यूनिट था। अब कहता है कि 6 दिनों तक दोनों साथ में काम किया, तो 13 + 7 तो 20, और कितना दिन तक काम किया? 6 दिनों तक। तो घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा मेरा? 80 बचेगा। यानी 80 काम अभी बचा हुआ है, और उसको निपटाएगा कौन? ए निपटाएगा। तो इतना ही नहीं, इसका 130% निपटाएगा। कोई बात नहीं, 80 का 130 है ना, 130/100, ठीक है, और गुने नहीं 130/100, और जो निपटाएगा वो कौन होगा? ए होगा। तो ए को क्या करेंगे हम? यहाँ पे भागा दे देंगे, कितना से? इसकी इतनी एफिशिएंसी है उससे, तभी हम निकाल सकते हैं कि टोटल दिन क्या लगेगा। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 13 से 13 यहाँ डायरेक्ट टूट गया, बचा मेरा कितना? 8। तो 8 दिन होगा। किधर है 8? हाँ, तो 8 दिन में क्या करेगा? ए जो है बचे हुए काम का 130% खत्म कर देगा। चलिए आगे बढ़िए। इस तरह का भी सवाल देखने को मिलता है जी, छोड़ना नहीं है। कहता है कि एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए कितना अंक? 1 अंक की हानि उठाना पड़ता है। एक छात्र ने सही 200 प्रश्नों को उत्तर दिए और प्राप्त अंक इसे कितना हो गया? 500 मिला। हम ट्रिकी बता देते हैं। तो C फॉर करेक्ट और W फॉर रॉन्ग, इसको मिला कितना? 200 सवाल, और टोटल का टोटल ही क्या किया? निपटा दिया। ठीक है, और एक करेक्ट पे कितना इसको नंबर मिलता था? 4 माइनस W, ठीक है, और इसको हुआ कितना? 500 नंबर आया। सही करेक्ट प्लस कितना? रॉन्ग बराबर कितना? 200, और एक करेक्ट पे 4 नंबर और एक गलत पे 1 नंबर, तो 1 से गुना करना कोई मैं जरूरी नहीं समझा, और टोटल ऑफ 10 कितना किया? 500। अब ना इसको प्लस माइनस उड़ जाएगा मेरा। 5 करेक्ट बराबर कितना हो गया मेरा? 700, और ये मेरा कट जाएगा 14 × 5 = 70 यानी 140। तो जो करेक्ट आंसर दिया होगा कितना दिया होगा? 140 दिया होगा, और रॉन्ग जो आंसर दिया होगा मेरा कितना दिया होगा? 60 को दिया होगा। ठीक है, तो बना लेंगे। कितना से क्या पूछा है इसमें से? सही प्रश्न का उत्तर कितना दिया था? तो 140। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे कि बढ़िया कंटेंट है, तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के फॉरवर्ड करें। ठीक है, और ऑफलाइन आके प्रैक्टिस भी करें। जिसकी जैसी सुविधा उस हिसाब से करिए। करना बहुत जरूरी है यार, है ना। बिना किए वो कुछ नहीं मिलता। राम को भी वनवास जाना पड़ा था, तभी जाके वो राम कहलाए, है ना। अगर घर में राजकुमार की तरह रहते तो थोड़े ना वो राम कहला जाते। तो तप सभी ने किया है, ठीक है, बिना तप का कुछ नहीं किसी इंसान को मिलता है। कहता है कि कई छात्रों ने परीक्षा दी और उत्तर कुंजी में त्रुटि आ गई, जिससे 33 छात्रों के अंक प्रभावित हो गए, और औसत अंक 55.35 से घटकर 50.35 रह गए। शेष छात्रों के औसत में भी 20 अंकों की वृद्धि हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप टोटल छात्रों के औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। होता है ना, पहले हम लोग को तो क्या है, अब बिना आंसर किया आएगा तो आंसर की सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन में आएगा तो फिर आयोग बोलेगा कि आपको लगता है कहीं पे चैलेंज करिए, तो किसी विद्यार्थी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, है ना। कोई बेचारा लिस्ट में आ जाता है, कोई लिस्ट से बाहर हो जाता है। उसी प्रकार है, ठीक है। तो 55.35 से घट के कितना हो गया? 50.35।
और कितना विद्यार्थी का अंक प्रभावित हुआ था? 33 का। तो 33 हट गया इन लोग का कितना, -5 से, प्लस और बाकी जो बचा होगा उसका बढ़ गया कितना, 20। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, n, और n में से 33 को घटा के बाकी टोटल कितना हो गया, 20। और उसके बाद n जो माने थे टोटल विद्यार्थी उसका सबका कितना बढ़ गया, 5। बस इतना ही तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। इसको कर दीजिए और आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 165 माइनस में हो जाएगा, निगेटिव है ना, तो प्लस हो जाएगा कितना, 20n माइनस 660 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 5n हो जाएगा। अब एक साइड को एक साइड लाएंगे, ठीक है ना, तो इधर मेरा जाएगा 20n से मेरा 5n, तो बचेगा मेरा कितना, 15n बचेगा। 15n बराबर, अब जब ये मेरा जुड़ के आएगा भाई साहब, तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 6 12 होगा, और 6 1 7 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और यह मेरा कट जाएगा कितना से, 55 से, कितना से, 55 से। इसका जो सही जवाब होगा कि परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना था, तो हम लोग n एज्यूम किए थे, n का वैल्यू कितना आया, 55 आया। इट मीन इसका सही जवाब क्या है, 55। वेयर इज 55? 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का स्थान पलटकर प्राप्त संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तो ऐसे कितने नंबर चाहे कितने पेयर हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या होगा तो एक दहाई होगा, एक इकाई होगा। तो मान लिया जाए कि 10a प्लस b, ठीक है, जहां b मेरा इकाई अंक, a मेरा क्या, दहाई अंक। लेकिन संख्यों को हम लोग उलट दिए, तो अब क्या हो गया, 10b प्लस a, और इधर में जो मेरा आया है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब 10a प्लस 1a 11a हो जाएगा, जोड़ 10b प्लस 1b मेरा कितना हो जाएगा, 11b हो जाएगा, बराबर इधर मेरा स्क्वायर ही टर्म होगा। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, मेरा इधर स्क्वायर टर्म बचेगा। तो 11 का ही ना स्क्वायर होगा। मान लीजिए कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 11 मेरा दिल्ली है, तो कितना जोड़ के लाएंगे तब 11 होगा, उसको हम लोग कर लेंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब 11 लाने के लिए हम किसको किसको जोड़ सकते हैं, 2 और 9 को, 3 और 8 को, कितना, 4 और 7 को, 5 और कितना, 6 को, है ना। अब अंक पूछेगा तो ये 8 गो अंक आ रहा है। पेयर पूछेगा तो 9 और 2 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 अंक भी 8, पेयर भी 8। ये आपका मैथ का 10 बेहतरीन सवाल रहा। इसके बाद आगे है कंप्यूटर। ठीक है, कहता कि निम्नलिखित में कौन सा परिवर्णी शब्द जो है पूर्णतः गलत सुमेलित है। यह आपका जैसे जीपीएस यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है, आपका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो देखिएगा कि किसका फुल फॉर्म जो है वो सही है। एटीएम है, एसआईएम है, ये जीआईएस का है ना, इसी का गलत है भाई। यहाँ पे लास्ट में सेंसर नहीं होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम, जी सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही सवाल कॉपी पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अगला कहता है कि एक चयनित सेल में, ठीक है, एक चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए, ठीक है, कहता है कि उसका शॉर्टकट की क्या होगा। इसका जो होता है F11 होता है। क्या होता है, F11। F7 किसके लिए होता है, स्पेल चेक के लिए, ठीक है, स्पेल चेक के लिए होता है। F5 किसके लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है। और F3 इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो ऐसा नहीं कि वर्ड लिखा होगा ना तो क्या करने का, ये मार्क निकल जाने का। ये है आपका एग्जामिनेशन में पूछता है, पीटी में भी पूछा था ना, मेंस में भी पूछेगा इस तरह का सवाल। तो जिसका जिसका फाइल एक्सटेंशन होगा देख लीजिएगा, एक्सेल का होगा, वर्ड का होगा, जो भी आपको मिले वो कर लेना है। बाकी मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट में डालता रहूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक विद्यार्थी ना बड़ा वो बोल रहा था, सर रेगुलर नहीं आता। भाई टेस्ट ही क्या होता है, अल्टरनेट में चलता है,
तो टेस्ट हुआ आज, उसका फिर वीडियो बनाना पड़ता है अगले दिन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे करवाऊंगा कुछ नहीं छोड़ने वाला, एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरिट में, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। कहता है कि आईपीवी एड्रेस कितना लंबा होता है। देखिए 32 बीट्स है, 64 बीट्स है, 128 बीट है, बाइट है। तो बाइट तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, 128 बीट्स होता है, ठीक है, 120 बीट्स। आगे कहता है कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को चयनित करने के लिए लिखित में कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए वर्ड में कोई फाइल है ना, ये पैराग्राफ है, तो इसको कैसे एक ही बार में हम चयनित कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल क्लिक ऑन अ पैराग्राफ। इस पर 3 बार क्लिक करिएगा ना, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार का शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, मान लीजिए कुछ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीन क्या है, पैक्ड है ना, और जैसे यहीं हम कर रहे हैं, तो हमें बाहर निकलने के लिए क्या होगा, एस्केप बटन होता है, ESC, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के प्रति। रैम, 2 प्रकार के रैम होता है, कौन रैम होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, इसमें बहुत सारे काइंड्स हैं, टाइप्स होते हैं, किन्हीं को अगर पता हो तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, विद्यार्थी जो है जेन्युइन रूप से तैयारी कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि सिविल कोड का सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, बहुत तो पढ़ा रहे होंगे, उनकी तारीफ करता हूँ मैं अपने तरफ से, एक शिक्षक होने के नाते किसी शिक्षक का मोरल डाउन नहीं करते हैं, बट चीज़ों जो मैं करवा रहा हूँ अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हाँ सर सही चीज़ें हो रही है, इसका जवाब ये होगा, तो मुझे पता चलता है कि कितने विद्यार्थी क्या है सीरियस होकर क्या करें, तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि MICR स्कैनर एक उदाहरण है किसका, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी दे देगा, है ना। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ गया जी सवाल रीजनिंग का, 10 रीजनिंग का भी है, और वीडियो को आप अंत तक बने रहें। देखिए इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का क्लास भारती सर के द्वारा होता है, तो थोड़े नहीं, ठीक है। चलिए कोई ऐसा बैकग्राउंड देखते हैं जिसमें अच्छा लगे देखने में, नहीं नहीं रहने देते हैं, ये वाइट वाला नजर नहीं आ रहा। चलिए सवाल को मैंने ही वहाँ पे छोटा कर दिया है। कह रहा है कि अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, महा, मधु और अभी, यहाँ पे देख लेते हैं अंग्रेजी में नेम। अरविंद है, बाला है, चित्रा है, दीपा है, हरि है, महा, मधु और अभी आर सिटिंग अराउंड फेसिंग अ सर्कल, है ना, एक सर्कल के। चलिए कितने लोग होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हो गए ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक बार और देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है, अब रहने दीजिए, अगले बार से थोड़ा सा ना इसका ध्यान देंगे। आठ लोग हैं। कह रहा है कि बाला माए महा के तीसरे है, तो कहीं पे महा होगी, चलो भाई यहीं पे महा, और उसके जगह पे तीसरी कौन है, बाला, दाहिने 1 2 3, बाला हो, बाला शैतान का साला। ठीक है, कहता है और अभी के बाएं तीसरे है, बाला जो है महा के दाएं है तीसरे, और अभी के बाएं तीसरे है, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन है, अभी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि चित्रा अरविंद के चौथे बाएं से चौथे स्थान पे है। चित्रा जो है ना,
अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पे अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इधर तो नहीं है ना। कौन? अरविंद नहीं है, तो अरविंद मेरा इधर होगा, चाहे इस पोजीशन पे होगा चाहे इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो अरविंद को मैं अगर यहाँ मान लूँ तो कहता है कि अरविंद के बाएं चौथे कौन है? चित्रा। 1 2 3 और 4 चित्रा। इसके बाद कह रहा है कि हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे हरि हो जाएगा। अरे सवाल में तो कोई जान ही नहीं था। और क्या कह रहा है कि मधु दीपा के दाएं से दूसरे स्थान पे है। मधु दीपा के दाएं स्थान से दूसरे पर स्थान पे है, जो बाला का ठीक बैठा है। यानी मधु यहाँ होगी, तो यहाँ पे कौन होगी? सॉरी, यहाँ पे दीपा होगी, तो इसके दाएं दूसरा कौन है? मधु है। और जो मधु कौन है? बाला के ठीक बाएं बैठी है। तो ठीक है, पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर गया, है ना। ठीक है, अब पूछ रहा है मेरा आंसर कि बाला के ठीक बाएं कौन बैठी है? तो बाला के ठीक बाएं बैठी है दीपा। कौन बैठी है? दीपा। तो दीपा इज द राइट आंसर। ठीक है, दीपा। चलिए अगला सवाल, यह मेरा ठीक है, बैकग्राउंड यह वाला ठीक है। ठीक है, कि पहले वाला थोड़ा सा ऑड हो गया था। कहता है कि 17 के बाद 18, यानी कितना का गैप? 1। 18 के बाद 26, कितना का गैप? 8 का। 26 के बाद मेरा 53, कितना का गैप? 27 का। तो पैटर्न समझे दिया दया? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो अगला मेरा कितना होगा? 4 का क्यू। तो 4 का क्यू जब 64 जुड़ा होगा तभी ना 117 हुआ होगा। तो उसके अगला टर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 5 का क्यूब जोड़ेंगे। तो 117 मेरा दिया हुआ है, 117 में 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे, तो 7 5 12, 2 1 3 1 4, 1 1 2, 242 मेरा होगा। तो वेर इज 242? 244 द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कुछ बैग पेन है, कोई बात नहीं, तो कुछ जो बैग है, ये मान लिया बैग है, इधर पेन मान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि सभी पेन बॉक्स है, ले लो, ये क्या हो गया? बॉक्स हो गया। और कह रहा है कि सभी बैग क्या है? किताबें है, ले। तो सब क्या किया? एक दूसरे को ओवरलैप कर गया। ठीक है, अब पूछा मेरा क्या है निष्कर्ष कि कुछ किताबें बॉक्स है, बिल्कुल है जी, है। कहता है कि कुछ बॉक्स बैग है, कुछ बॉक्स बैग भी है जी, है। और कहता है कि कुछ किताबें पेन है जी। यानी इसका मतलब सब का सब ऑल कंक्लूजन क्या कर रहा है? फॉलोज कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन फॉलो ऑल। तो ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 आल्सो, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा ऑल कंक्लूजन। ठीक है, चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यहाँ बीच में दिया हुआ 3 6 4 और 81। तो आप देखिएगा कि ऊपर में 81 आया कैसे? तो 54 गुने 3 बटा 2 बराबर क्या हो गया? 81 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तब आएगा 4 तेरी 12, जिसे 4 तेरी 12, 5 दूनी 5 तेरी 15, क्या हो गया? 16 हो गया। तो 16 में दूसरे क्या किए? तो 81 आ गया। यानी इस पैटर्न को फॉलो किया इसने। उसी प्रकार 11 गुने 6 बटा 2 कितना के है? तो कट गया मेरा, तो मेरा कितना आ गया? 33 आ गया। उसी प्रकार से हम x गुने क्या करते हैं? 4 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 56 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 56 गुने 2 बटा मेरा कितना हो जाएगा? 4, 14 चौका 56, यानी 14 दूनी मेरा कितना होगा? 28। यह जो बॉक्स जहां पे खाली है, यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा? 28। तो 28 दे मेरा राइट आंसर है। चलिए आगे। कहता है कि 50 का जो संबंध 9 से है और यह जगह पे खाली है, इसका संबंध 14 से कैसे होगा? और जो संबंध है 82 का 11 से है।
तो ये 9 है ना, तो 9 में से 2 घटा दीजिए और 7 का स्क्वायर करके +1 कर दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। यानी जो संख्या दिया हुआ है मेरा, उसके संख्या से 2 कम करके स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 11 है, तो 11 में से हम जब 2 घटाएं तो 9 हुआ मेरा, तो 9 का स्क्वायर किए +1 किए तो 9 में 81 +1 कितना आ गया मेरा, 82 आ गया। तो यही मेरा होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो 14 है मेरा, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे तो 12 144 से +1 यानी मेरा कितना होगा, 145 हो जाएगा। 145 किधर है, हाँ 145 इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत विद्यार्थियों को तंग कर रहा था यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कह रहा कि 60 विद्यार्थी एक कक्षा में, जहां लड़कियां जो है लड़के से दुगने हैं और कपिल ऊपर से 17वें स्थान पे है, तो यदि कपिल से 9 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, 60 को विद्यार्थी है, तो मान लीजिए कि लड़का x है तो लड़की कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60। 2x काहे होगा, काहे कि लड़कियां का संख्या क्या है, ज्यादा है, केकरा से, लइकमन से। तो अब हो जाएगा 3x बराबर कितना मेरा हो जाएगा, 3x बराबर मेरा हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 60। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, है ना। यहाँ कहने का मतलब कि 20 तो मेरा क्या है, लड़का है। लड़का कितना, 20 गो, और लड़की कितना, 40 गो। अब पूछा मेरा क्या है सवाल में पूछा है कि बताइए कि अगर कपिल ऊपर से 17वां नंबर पर है, चल भैया हम ऐसे काउंटिंग कर दे रहे हैं, तो कपिल अगर ऊपर से 17वां नंबर पे है तो कपिल के बाद और कितने लड़के हैं, कोई बात नहीं। अब 17 गो में, अच्छा एक चीज और है, कपिल के आगे 9 गो लड़की है, तो 17वां रैंक पे है, तो इधर बचा कितना, टोटल 16 गो। 16 गो तो इधर बचा था, 16 में 9 गो कौन है, लड़की है, तो 7 गो लड़का इधर है, 7 गो लड़का ऊपरे होगा कपिल से, नहीं समझे। कह रहे हैं कि ये जो है ना लड़का कपिल जो है, 17वां पोजीशन पे है, तो ऊपर में क्या गो होगा, 16 गो होगा, और 16 गो में 9 गो लड़की है तो 7 गो लड़का होगा, और कपिल खुद अपने लड़का है, तो टोटल लड़का क्या गो हो गया, अभी 17वां नंबर आते आते कितना हो गया, 8 गो। हम लोग लड़का की संख्या निकाले थे कितना, 20 गो, तो कपिल के आगे जो बाद में लड़का जो होगा वो 20 में से हम घटा देंगे 8। ऐसे भी आप जानते हैं मैंने थी आराम से कि 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 गो। यही तो सवाल था, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक पैटर्न दिया गया है, सी खाली स्थान पी, फिर सी ए खाली स्थान पी। तो भाई देखो सी ए पी का क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सी के बाद ए गायब है तो मेरा ए होगा, डबल ए के बाद मेरा गायब है तो वहां पे पी होगा, फिर मेरा क्या होगा, सी डबल ए के बाद क्या होगा, पी होगा, और डबल ए से पहले क्या होगा, सी होगा। तो ए पी पी सी इज द राइट आंसर, वेयर इज सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अल्फाबेट सीरीज का है, टी मेरा 20 होता है तो 20, क्यू मेरा 17, 20 से 17 आए, फिर 14, 3 का मार्जिन, फिर 11, तो फिर 8 आना चाहिए मेरा, तो 8 पे कौन होता है, एच होता है। ए मेरा 1, फिर सी मेरा 3, ई मेरा 5, जी मेरा 7, तो फिर 7 के बाद 2 का पैटर्न बढ़ रहा है तो 9 होगा, तो 9 मेरा कौन होता है, आई होता है। बी मेरा, अच्छा बी से 22 आ गया, यानी बी को हम लोग 26 में 2 जोड़ के चलेंगे, तो 28 में से 3 गया तो 22 आ गया, 25, 25 में से 3 गया तो भी 22, 22 में से 3 गया तो 19, 19 में से 3 गया तो क्या होगा, 16, 16 का क्या होता है मेरा, पी होता है। अच्छा सी मेरा 3, 3 2 5, ई मेरा 5 हो गया, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 मेरा क्या होता है, के होता है। तो एच आई पी के, एच आई पी के इज द राइट आंसर, ठीक है। वो ना थोड़ा आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। ये सवाल तो मैं आप लोग के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो 6 नंबर सवाल है, आप लोग इसका 29 नंबर जो सवाल है रीजनिंग का, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। कुछ नहीं है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, बोलिएगा तो हम बता भी सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए सी का भाई है, तो मान लीजिए कि ए जो है वो भाई है किसका, सी का, ठीक है। कहता है बी जो है डी इकलौती बहन है,
जो सी का मामा है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। तो इधर चल जाओ ऊपर में, तो बी इकलौती बहन है किसकी? डी का। तो डी का बहन कौन है? बी है जो सी का मामा है। ठीक है, कहता है यदि ई सी का पिता है, अच्छा ई जो है वो क्या है? सी का पिता है। चलो भाई, तो ई और इसके बीच में क्या है? हार्ट है, यानी ये दोनों क्या क्या है? शादीशुदा है। कौन कौन? ई जो है बी से क्या है? शादीशुदा है। ई प्लस है, ई माइनस है, और डी तो इसका भाई है। ठीक है, मामा ऐसे थोड़े ना लगा होगा। कहता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है? अरे ए बेटा लगता है क्या कर इसका? बी का। तो मेरा क्या हो जाएगा? सन इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म था। कहता है कि ARP है ना, एड्रेस रेजोल्यूशन, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो इसका क्या जवाब होगा? ARP का एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। MP3 तो लोगों ने बोले थे मीडिया प्लेयर 3, तो इसका होगा कि MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है। MPEG ऑडियो लेयर 3 इज द राइट आंसर। UX इसका होता है यूजर एक्सपीरियंस। और IPv6 आज तो कंप्यूटर के सवाल में ये आया भी था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। तो आपके सवाल में डेली 5 क्या रहता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहता है जो एग्जामिनेशन बेस्ड होता है। एग्जामिनेशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आज का रहा 5 आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पांड साम्राज्य का जो सबसे पहला उल्लेख है वो मेगास्थनीज किया था। ठीक है, और जो कहा था कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो मोतियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जब मोतियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है तो उनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। कहाँ थी? मदुरै थी। ठीक है, पांड साम्राज्य के। कहता है कि ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईस्टर त्योहार जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और वो ईसा मसीह जो है उनके सम्मान में मनाया जाता है कि ईसा मसीह ने फिर से पुनः स्थापित, है ना, विजय प्राप्त किए थे उनके लिए। तो इनको क्या लिखेंगे? ईसाई धर्म के लिए। इसके लिए ईसाई धर्म जो होता है वो क्या करता है? ईस्टर फेस्टिवल मनाता है। कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है कहाँ पे मिलती है? ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? मैं तो 1-2 सवाल में लिख के भी रखा हूँ कि भागीरथी और अलकनंदा जो है वो रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं कि भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा वो कहाँ मिलेगा आपका? रुद्रप्रयाग में मिलेगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद आपका अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? अच्छा ये गड़बड़ हो गया। भागीरथी प्लस अलकनंदा जो देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और यह जो है आपका अलकनंदा प्लस मंदाकिनी यह है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, एक आपका और नदी है जो विष्णु प्रयाग में मिलता है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलेगा? विष्णु प्रयाग। सारी उत्तराखंड की जगह है। तो देख रहे होंगे कि अलकनंदा यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो भागीरथी के साथ देवप्रयाग में, मंदाकिनी के साथ रुद्रप्रयाग में, और धौली गंगा के साथ कहाँ मिलेंगे? विष्णु प्रयाग में मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि किस अधिनियम के साथ द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1989 में स्थानीय स्वशासन निकाय के संवैधानिक मान्यता की प्राप्त देने की सिफारिश किसी ने की थी? PK थुंगन समिति। ठीक है,
अच्छा, स्थानीय स्वशासन का इतिहास अगर किसी को पता हो कि कितनी इनके लिए समितियां बनी है ना, कब कब इनके मांग किया गया, स्थानीय स्वशासन का जन्म कब हुआ है ना, मतलब किस बार ये प्रचलन में आया था पहली बार, तो उसको जरा चर्चा करिएगा। कहता है कि पीके थुंगन समिति, कहता है अशोक के निम्न कौन सा अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें, ठीक है, 13वीं में क्या है, कलिंग युद्ध का क्या है अभिलेख का चर्चा है। कहता कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य उत्पादकता का नारा का इस्तेमाल किया गया था, 7वीं में, किसमें, 7वीं में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। कहता है कि खुदाई खिदमतगार एक क्या था, स्वैच्छिक संगठन था, वो किस नेता के द्वारा बनाया गया था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, लाल कुर्ती, है ना। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 75 के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति जो होंगे प्रधानमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कहता है कि किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध संप्रदाय जो है हीन तथा महायान में बट गया, ठीक है, तो ये कनिष्क थे, कौन थे, कनिष्क थे, जो कुषाण वंश के क्या थे, शासक थे। कहता है कि संविधान का 11वां भाग जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, पंचायत से ही है ना। इसका सही जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि गुट निरपेक्ष का जो पहला आधिकारिक सम्मेलन क्या था, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया, ठीक है, गुट निरपेक्ष का पहला यहीं पे हुआ था। अगला है कि किसे भारतीय जीव विज्ञानी में बायोलॉजिस्ट को 2024 में वुमेन ऑफ द ईयर, है ना, ये इनको मिला था आपका पूर्णिमा देवी बर्मन का, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। और दूसरे चीफ स्टाफ के रूप में कौन थे, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान। नील दर्पण किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा, दीनबंधु मित्र लिखे। तो ये आज आपका मतलब रहा सवाल जो है किससे, 10 ऑब्जेक्टिव मैथ से, 10 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्यूटर से, 10 ऑब्जेक्टिव आपका रीजनिंग से, 5 आपका फुल फॉर्म कंप्यूटर से, और 5 आपका 15 आपका जीके जीएस इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से संस्थान या यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, आगे का जो डिस्क्रिप्टिव का क्लास होगा, है ना, वो एक्सप्लेनेशन जो होगा वो भारतीय सर, ठीक है। आज के लिए हेलो एवरीवन, आज इस नए सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, और टेस्ट है हमारा 13, है ना। तो एक एक करके देखेंगे बच्चे कि कौन सा क्या है, कौन सा टॉपिक है और क्या है, कैसे लिखना है, सारे कंटेंट के ऊपर हम लोग बात करते आ रहे हैं शुरू से ही। चलिए, टॉपिक दिया गया है बच्चे, बिहार सिविल कोड के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये आते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है अपना मोबाइल फोन्स एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर सा आपका टॉपिक है। सेकंड है वर्क फ्रॉम होम, ये कब से पॉपुलर हुआ, जब से कोविड आया उसके बाद ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो ये दो ऐसा टॉपिक जो आज के डेट में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और इन दोनों के ऊपर हमें ऐसे राइटिंग करनी है। हम लोग एक एक करके देखेंगे बारी बारी से। देखिए, पहला क्या है, मोबाइल फोन एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या होता है। पहले तो मोबाइल फोन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या हम आजकल उससे कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। जैसे पहला हमने कहा कि मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है क्या, मोबाइल फोन्स। दे हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड। इसने क्या किया है, एक क्रांति ला दी है, इसने एक क्रांति ला दी है, हमारे लाइफ को आसान बना दिया है। हम कहीं भी रहें, किसी भी समय हमारे लिए ये कनेक्ट रहता है। टू कॉल्स, टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स कैन
मोबाइल फोन्स हेल्प अस मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मोबाइल फोन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, यानी टेक्स्ट करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से आप क्या होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को बना कर रखते हैं, अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत दूर चला गया, कोई इंसान यूएस चला गया और आप इंडिया में हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातें होती रहती हैं। इससे क्या होता है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आपका जो उनके बीच एक जो रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, किसी फैमिली रिलेटिव्स का आपस का रिश्ता है, वो बना रहता है। तो इसने क्या किया है, इसके थ्रू इसने हेल्प किया है मेंटेन रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, किससे, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स के बीच। नो मैटर द डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बात ही सिर्फ की जाए तो कैसे चलेगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के अलावे मोबाइल फोन्स हैव मेनी अदर यूजेस, जैसे दे सर्व एज कैमराज, कैलकुलेटर्स एंड नेविगेशन टूल्स। हम लोग मोबाइल फोन में क्या क्या यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैमरे का यूज करते हैं, फिर आपका कैलकुलेटर का यूज करते हैं, है ना। नेविगेशन टूल्स, आज के डेट में गूगल मैप से हम लोग कहीं भी चले जाते हैं तो नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, और वो कब होता है, अगर वो उसमें इंटरनेट एक्सेस हो तो। विद इंटरनेट एक्सेस दे प्रोवाइड endless information and entertainment, making learning and working more convenient, है ना। मोबाइल फोन्स में अगर इंटरनेट आ जाए, अगर इंटरनेट आ गया तब क्या करेंगे आप, बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाते हैं। जैसे पहला तो ये हुआ कि आपके पास एंडलेस इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। एंडलेस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब, आप जो चाहें, जिस चीज के बारे में आप जानना चाहें उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकंड, आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, आप जैसे कॉमेडी देख सकते हैं, है ना, गेम प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी आजकल चल रहा है, वीडियोज देख सकते हैं। मेकिंग लर्निंग एंड वर्किंग मोर कन्वीनियंट, सीखना और काम करना आसान हो गया है ना। चलिए अब कह रहे हैं हाउएवर मोबाइल फोन्स आल्सो हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स। अभी हमने पॉजिटिव साइड हमने लिया, अब क्या है इसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं। तो इसके नेगेटिव साइड्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, आप देखते चलेंगे कि इसके पॉजिटिव तो रहे हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे हैं। जैसे नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ओवर यूज कैन लीड टू एडिक्शन। हम लोग अगर मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करते हैं, आजकल आप देखते हैं ना घरों में छोटे छोटे बच्चों को लोग क्या करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल देने से क्या होता है तो वो उनके एडिक्ट हो जाते हैं, बिना उसके ना वो खाना खाएंगे, उसी के साथ वो खेलेंगे, सारा कुछ उसे। और बच्चों को छोड़ दीजिए, यहां तक कि इवन घर में बड़ों को भी आज देख लीजिए, बिना मोबाइल फोन के वो होते ही नहीं है, कोई काम नहीं है। मोबाइल पॉकेट से निकालेंगे, एक बार देखेंगे कोई अपडेट नहीं है, वापस रखेंगे, उनको पता कि कोई मैसेज नहीं आ रहा, फिर भी वो मोबाइल देखते हैं। ये एडिक्शन है। और अगर एडिक्शन हो गया तो आपके लिए क्या क्या इशू खड़ा कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी आई साइट कमजोर हो सकती है। ओवर यूज कैन लीड टू एडिक्शन काउजिंग डिस्ट्रैक्शन इन स्कूल और वर्क। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं स्कूल में अपने काम से। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हार्म आई साइट। हमने भी कहा कि आपकी आई साइट कमजोर हो सकती है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा आप देखते हैं तो आपकी आई साइट खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा ऐसे करके चलेंगे, देख के चलेंगे, आपका ये बैकबोन खराब होगा, नेक खराब हो जाएगा। एंड स्लीप पैटर्न्स, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है, आप जो सोते हैं, जो जिस टाइम से आप पहले से सो रहे थे, ये खराब हो चुका होता है अगर आप बहुत ज्यादा देखते हैं तो। मोreover, people often become less engaged in face-to-face interactions, which may affect social skills. तो क्या हुआ है कि फेस टू फेस मिलना छोड़ दिए। अब फेस टू फेस अगर लोगों से आप नहीं मिलेंगे तो सोशल जो अफेक्ट होता है, सोशली क्या होता है, आपके अंदर जो स्किल होता है लोगों से मिलने का, लोगों से घुलने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, वो स्किल ही खत्म हो चुका होता है ना। तो ये इसका क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है। अब कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग बच्चे। देखिए पहला तो आपने ये लिखा, यहां से हमने पॉजिटिव साइड बात की, यहां से हमने नेगेटिव साइड बात की, यहां अब कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन?
While mobile phones bring many benefits like convenience and connectivity, it is important to use them responsibly to avoid their negative effects on health and relationships. ये हालांकि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, इसके हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, बोथ साइड्स। लेकिन अब करना क्या होगा कि इसे तरीके से यूज करना होगा। वही कह रहा है, यूज देम रिस्पॉन्सिबली टू अवॉइड देयर नेगेटिव इफेक्ट्स। आप सिर्फ उसके पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं ना, आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव आदत, एडिक्शन आपको हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आपके सामने आपको फेस करने होते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ है मोबाइल फोन, क्या हम लोग कर रहे हैं उससे, है ना, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड कंक्लूजन। इस तरीके से हम लोग बच्चे लिख सकते हैं। यहां आप सीधा आप इंट्रो करके भी लिख सकते थे, इंट्रो में आपने दे दिया, फिर इसके बेनिफिट्स या एडवांटेज, एडवांटेज आपने कह दिया, फिर इसका डिसएडवांटेज कह दिया आपने, है ना। आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, यहां आपने कंक्लूजन कह दिया, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में। आप ये सारा कुछ अगर पॉइंट हम लोग अगर अंडरलाइन करके लिखना शुरू कर देना, तो ये हमें और ज्यादा नंबर हमें लाकर दे सकता। तो ये एक इंप्रेसिव राइटिंग हो जाएगी। और इतने से ही हमें, हालांकि कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं एग्जामिनेशन में, तो इतने शब्दों में ही हम अपने सारी बातों को कहने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम स्कोर आपका गेन हो सके, है ना। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ बच्चे। चलिए आज का ये टॉपिक क्या है बच्चे, वर्क फ्रॉम होम। जब वर्क फ्रॉम होम से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम आखिर होता क्या है। घर बैठे काम करना। पहले घर बैठे लोग ऑफलाइन काम करते थे, अब घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं। और ये कब से पॉपुलर हुआ? ये पॉपुलर हुआ कोविड-19 के आने के बाद। जब से वो पैंडेमिक शुरू हुआ के बाद से वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू हुआ और ये अभी तक चल रहा है। थोड़े से कम हुए हैं लेकिन अभी तक चल रहा है। तब फायदा क्या हुआ है, का नुकसान क्या हुआ है? जैसे फायदा क्या हुआ आप बताइए। अब जैसे जो एम्प्लॉय हैं वो घर बैठे रिस्क फ्री, उस पैंडेमिक के दौरान रिस्क फ्री घर बैठे वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, ये एक फायदा उनका हुआ। सेकंड क्या, जिस कंपनी वो काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंफ्रा को कम कर दिया बहुत लोगों ने, ताकि लोग अब यहां आ नहीं रहे हैं तो हमारा रेंट आउट भी कम होगा, हमारे एक्सपेंडिचर भी कम आएंगे, खर्च है वो कम आएंगे और वो हमें सैलरी देने में हमें आसानी होगी, उसके लिए भी फायदा हुआ, है ना। इसका भी नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान क्या हुआ? किस तरह का नुकसान हुआ, कैसा हुआ? इससे भी क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा लैपटॉप का यूज करना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा घर में होकर के भी वो बाकी लोगों से अलग थलग रहने लग गए, क्योंकि वो 8 घंटे का 10 घंटे का जो शेड्यूल है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। पहले भी वो दे रहे थे, लेकिन वो घर से बाहर रह के दे रहे थे। अब घर में होते हुए बाकी लोगों से अगर सेपरेट रह रहे हैं तो एक खुद की मेंटालिटी हो जाती है। ये भी होता है कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड भी ना रहे हो, घर में हो सकता है कोई और डिस्टर्बेंस हो जाए, है ना। तो ये सारी बातें हैं, देखते हैं कि आखिर और क्या क्या है। वर्किंग फ्रॉम होम हैज बिकम वेरी पॉपुलर स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। हमने यही बातें की ना, है ना। तो इट मीन्स डूइंग योर जॉब फ्रॉम योर ओन हाउस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एन ऑफिस। किसी ऑफिस में जाने के बजाय घर से ही काम किया जाना ही कहलाता है वर्क फ्रॉम होम। This change has brought both advantage and challenges. दोनों चीज लेकर, हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एडवांटेजेस भी हैं तो चैलेंजेस भी हैं। One of the main benefits of flexibility. One of the main benefits is flexibility. People can set their own working hours, which helps in balancing work and personal life. इसमें देखिए क्या फायदा है कि आप इसमें अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, आप अपना वर्किंग आवर फिक्स कर सकते हैं। 8 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो आप कौन सा देना चाहते हैं, है ना। वो कैमरे के सामने आपको बैठना पड़ेगा और आपको सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन ये फ्रीडम नहीं देता है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आप अपने अनुसार वर्किंग आवर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने वर्किंग लाइफ को और पर्सनल लाइफ को दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। इट ऑल्सो सेव्स टाइम
and money as there is no need to communicate to work. कह रहा है इससे क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है, जो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई इंसान एक है जो काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, अब उसे ऑफिस जाने में जो एक्सपेंसेस हो रहे थे तो उसको बेनिफिट मिल गया, वहां जाने में उसको टाइम लग रहा था वो बच गया, तो टाइम भी बच गया, मनी भी बच गया, तो हरासमेंट हो रहे थे वो भी बच गया, है ना। तो ये इसका फायदा हो गया। चलिए इसके नेगेटिव साइड क्या क्या है, इसके चैलेंजेस। However, working from home also has some difficulties. It can be hard to stay focused. मैंने भी कहा ना, इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। लोग क्या होते हैं कि फोकस नहीं रह पाते, घर पे किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, कोई गेस्ट आ गए, बच्चे ने हल्ला कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। चलिए, एज देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस एट होम। डिस्ट्रैक्शन मतलब भाई भटकाव बहुत तरह का आता है, जैसे हमने मोबाइल फोन्स एंड इट्स इम्पैक्ट के लिए हमने किया था, पढ़ा था, या ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हमने जो शुरुआत की थी। जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या होता है, टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता, और इंटरेक्शन नहीं होता तो आप कोई सवाल पूछ नहीं पाते, और जो डाउट रहता है वो आप डाउट में ही रह जाते हैं। अब उस डाउट के लिए किसी और वीडियो को सर्च करते हैं कि आखिर क्या है, कहाँ है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शन यहाँ भी है, कहीं से भी आपको डिस्ट्रैक्ट किया गया, डिस्टर्ब किया गया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और आपकी प्रोडक्टिविटी जितना काम आप दे पाएंगे उतना काम आप करके नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजेस है। लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये कमी आ गई, ये फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ना अपने बॉस से कर पा रहे, ना अपने कलीग से कर पा रहे, किसी से नहीं। कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट एंड मे लीड टू फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। और इससे क्या होगा, जब आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, टीम वर्क तो हुआ नहीं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आप अपने घर में बैठे अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको एक आइसोलेट कर दिया गया, आपको अलग थलग बिठा दिया गया, आप लोगों से मिल नहीं रहे, उनके साथ बातें नहीं कर रहे, उनके साथ चाय नहीं पी रहे, उनके साथ कॉफी नहीं पी रहे, तो क्या हुआ, आपका उनसे इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो सारी जो फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, दोस्तों के बीच में, वो खत्म हो गई, ठीक है, और आपको एक अलग होने की फीलिंग आने लगी। तो ये इसका निगेटिव साइड था। अब कंक्लूजन क्या है बच्चे, इन कंक्लूजन, व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम ऑफर्स कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन एंड गुड टाइम मैनेजमेंट। फाइंडिंग द राइट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड वेल बीइंग, है ना। हालांकि ये कन्वीनियंस भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन इसको क्या जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिसिप्लिन, एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन की, है ना, ताकि आप सब कुछ टाइम मैनेजमेंट कर सके, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। आगे देखने से पहले
चलिए, लेटर राइटिंग है बच्चे, क्या है? राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर रिगार्डिंग रॉन्ग डिलीवरी ऑफ लेटर। सेकंड है राइट अ लेटर टू एनजीओ फॉर हेल्पिंग अ सीनियर सिटीजन। दो तरह का लेटर बच्चे, आपने एक टेस्ट में एक लिखा है, यहाँ मैं आपको दोनों दे रहा हूं कि आखिर आप कैसे बेहतर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है आपको किसको लिखना? टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस नेम लिखेंगे, इसका एड्रेस भी नीचे लिखेंगे, उसके नीचे ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिप कोड, ये पिन कोड को ही कहा जाता है, पिन कोड, पिन कोड, ठीक है। अपना नाम दे दिया, के नीचे आपने एड्रेस दे दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके टू द पोस्ट मास्टर, सेंडर एड्रेस यहां हो गया ना, सेंडर का नाम और उसका एड्रेस, के बाद डेट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? डेट नीचे आ जाएगा, या फिर डेट का एक परफॉर्मा हमने यहां भी बताया था आपको, डेटेड लिख करके कि कब लिखा गया, ये भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। जैसा हाईकोर्ट वगैरह में अभी जो लेटर लिखा जा रहा है उसका पैटर्न मैं आपको शुरू में ही, इनिशियल में आपको 1 या 2 नंबर या 3 नंबर टेस्ट में, तीनों में मैं बता चुका हूं, और बिल्कुल प्रूफ उसका दिया है कि कैसे लेटर लिखा जा रहा है, सारा कुछ है ना, तो उधर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यस सर मैडम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ मिस डिलीवरी ऑफ ए लेटर ऑन, आपने डेट मेंशन करना है, आई रिसीव्ड अ लेटर एड्रेस टू, जिसका है उसका बताना है क्या है, और कहां आ गया है ये बता देना है, बट इट वॉज डिलीवर्ड टू माई एड्रेस एट, और इस एड्रेस पे आ गया है ये बताना है ना। जाना था इस नाम से, इस एड्रेस पे आ गया, इस एड्रेस पे, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू लुक इनटू दिस मैटर एंड अरेंज फॉर द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द लेटर टू इट्स इंटेंडेड रिसिपेंट। आई वुड अप्रिशिएट if you could ensure such mistakes are avoided in the future। हाँ, देखिए क्या है कि आप जैसे ही जब लिखना शुरू करें लेटर, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स का नाम, एड्रेस, और उसके नीचे डेट, डेट कहाँ आएगा? उसके नीचे, या फिर अभी मैंने बताया कि डेट यहां आ सकता है, डेटेड, ठीक है। नाम दे दिया, उसके नीचे अपना एड्रेस दे दिया, उसके नीचे आपने डेट दे दिया, बाद तो आप लिख रहे हैं उसके लिए टू पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ मैंने इसलिए लिखा है बच्चे क्योंकि ये क्या होगा, फिर बड़ा चला जाएगा, फिर स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। सब्जेक्ट आपने लिखना है, लिख लिया। चलिए, सैल्यूटेशन यहां से शुरू। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ मिस डिलीवरी ऑफ ए लेटर, यही आप फॉर्म करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि डिलीवरी जहां जाना था वहां नहीं जा पाया। डेट मेंशन कर देना है, आई रिसीव्ड अ लेटर एड्रेस टू, इस नाम से जाना था और इस एड्रेस पे जाना था, लेकिन इट वाज डिलीवर्ड टू माय एड्रेस एट, कि मेरे एड्रेस पे आ गया कहां? यहां अपना एड्रेस यहां में जाना था पटना में कहीं और, आ गया पटना में कहीं और, जाना था पटना में बोरिंग रोड, आ गया कंकड़बाग। तो ये आपको मेंशन करना है। जाना था दिल्ली में कहां? साकेत, और पहुंच गया कहां? ग्रीन पार्क, कहीं भी ये जा सकता, मुखर्जी नगर पहुंच गया, है ना। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा मेंशन कर दें। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू लुक इनटू दिस मैटर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मैटर पे ध्यान दें और एक प्रॉपर डिलीवरी के लिए अरेंजमेंट करें, ताकि तो इसका रिसिपेंट है उसको मिल सके। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड इंश्योर दैट सच मिस्टेक्स आर अवॉइडेड इन द फ्यूचर। अगर इस तरह के मिस्टेक्स फ्यूचर में अवॉइड किए जाते हैं तो मैं इसका आपको अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस सैल्यूटेशन, यहां आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्त फेथफुली, ठीक है। हाँ, यहाँ आप थैंक यू आपने दे दिया। बहुत सारे लोग थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, थैंक यू आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ये थोड़ा सा ठीक लगने के लिए दे दिया क्योंकि लाइन्स भी बहुत कमी है। तो ये एक तरीका है बच्चे, प्रॉपर तरीके हैं। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं ना तो आपको 5 आउट ऑफ 5 तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, और 5 आउट ऑफ 5 है तो मैक्सिमम भी तो उतना ही होगा ना।
आपको स्कोर आना चाहिए। तो ये तरीका होता है बच्चे कि कम लाइंस में आपको 100 वर्ड, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में जो सारी बातें हैं वो कह डालनी है कि क्या हुआ है, ठीक है। ज्यादा बेकार का इशू आपको उसमें नहीं डालना है ना, कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर था, ये आपको कैसे पता बहुत उसका इंपॉर्टेंट लेटर था, लेटर के अंदर मतलब आपने खोल के देख लिया, वो नहीं करना है। हाँ, ये उसका रहा है मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, चाहे जो हो, इंपॉर्टेंट हो ना हो, वो दूसरे का लेटर है, ये बताना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने, जो बच्चों ने जो लिखा है, उन्होंने क्या कर दिया, ये लेटर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, इसमें ऐसा ऐसा। अरे आपको किसने कहा कि उसको ओपन करें? ये फिक्स तो आपका नहीं कहता ना, आपकी नैतिकता क्या कहती है, उसे ओपन करके देखें? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका द रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट फॉर अ सीनियर सिटीजन। देखिए फिर से गड़बड़ी तो आना चाहिए, उसके बाद द कोऑर्डिनेटर यहां, के बाद एनजीओ का नाम यहां, ठीक है, एड्रेस यहां, के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ करके टेंडर नेम एंड एड्रेस ऊपर नीचे आएगा। चलिए आई एम राइट, देखिए मैं एक लाइन से शुरू किया इधर ही से इस बार, क्योंकि अभी क्या है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो यही है कि सैल्यूटेशन को भी यहीं लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बता चुका हूं पहले भी कि अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं तो आप जैसे बताया गया है पहले वो लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए आई एम राइटिंग टू सीक यू काइंड असिस्टेंस फॉर अ सीनियर सिटीजन, नाम दे देना है उस सीनियर सिटीजन का, क्या है, हु इज फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यू, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है इशू, जैसे तो हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, देखिए मैं एग्जैक्ट वही चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ताकि आप उसमें क्या मेंशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ना कि वो एक सीनियर सिटीजन है जिनका नाम ये है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इशू है। दूसरा, उनको फाइनेंशियली बहुत वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरा, लैक ऑफ सपोर्ट, उनको और कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उनके साथ नहीं है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं। ड्यू टू के बाद आप क्या, ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और लैक ऑफ सपोर्ट, ही और सी, जब आप नाम मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ सपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक नीड, जैसे अगर कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी तबीयत खराब है, तो मेडिकल केयर चाहिए, खाना चाहिए अच्छे से, है ना, डेली असिस्टेंस चाहिए। इनके लिए आप एनजीओ को कह सकते हैं कि हाँ उसके साथ ये सब प्रॉब्लम है, आप ऐसा ऐसा काम करें, ठीक है। चलिए, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू ऑर्गेनाइजेशन कुड प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्प और गाइड अस इन एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर हिम और हर, जो नाम मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हिम या हर लगा देंगे, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू वेटिंग टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको सारे बता दिया कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। आप हेल्थ इशू बता सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल बता सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके घर में कोई है ही नहीं, ये भी बता सकते हैं, और उनको क्या क्या जरूरत है वो आप उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं एनजीओ को, ताकि ये नेसेसरी बातें हैं, इनके लिए उनको असिस्ट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। चलिए, क्या है बच्चे, राइट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेज, फिल द बिन्स, ये कुछ है और इसका सेंटेंस में आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए पहला क्या है आपका, स्पिल द बिन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, है ना, कोई अगर बातें हैं जो सीक्रेट है, जो गुप्त है, उसको रिवील कर देना, कोई गुप्त बात खोल देना या किसी राज का खुलासा करना। He accidentally spilled the beans about the surprise party, उसने क्या किया ना कि एक्सीडेंटली मतलब गलती से, है ना, ये राज खोल दिया कि पार्टी है, ठीक है, सरप्राइज पार्टी का उसने सत्यानाश कर डाला, यही हुआ ना मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, अंडर योर नोज मतलब कोई चीज आपके नाक के नीचे हो रही है ना,
something that is happening right in front of you but you are unaware of it. जैसे बीपीएससी में इतना सारा कुछ हो रहा है, लास्ट में हमारे सीएम साहब कहते हैं कि क्या हो गया पता ही नहीं चला, तो आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप सोए पड़े हैं, है ना। एसएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे टीचर्स यहां से लेकर दिल्ली तक ऑल अक्रॉस द कंट्री उसके बारे में बातें कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप एक ऐसे संस्थान को, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऐसे कंपनी को आपने टेंडर दे रखा है जो बाहियात क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाने लगा है और उसका नाम है सबसे फेमस, वो है टीसीएस, है ना। कुछ से कुछ पूछते रहा कि इस गाने में कौन से डांस कर रहे हैं भाई, अरे अब मैं वही पढ़ाऊं क्या? सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग वही पढ़ाना शुरू कर दें क्या, सारे टीचर्स वही पढ़ाना शुरू कर दें क्या, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जरूरत है क्या तो फिल्टर करने की। तो इसका मतलब क्या है, अंडर योर नोज का मतलब आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा है और आप उस क्या अनजान है, ठीक है। द थीफ टुक द वॉलेट राइट अंडर योर नोज, चोर ने हमारे नाक के नीचे सामने से लेकर निकल गया और हमें पता तक नहीं चला, ठीक है। चलिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ टू नैरोली एस्केप और जस्ट मैनेज टू डू समथिंग, कहने का मतलब किसी मुश्किल स्थिति से और मुश्किल से बच निकलना या कुछ करना। ही पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, वह परीक्षा मुश्किल से पास कर गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है बच्चे, द लास्ट स्ट्रो, कहने का मतलब द फाइनल प्रॉब्लम और एनॉयंस दैट कॉजेस समवन टू लूज पैसेंस और टेम्पर, मतलब सबसे लास्ट का प्रॉब्लम या नाराजगी जिसका कारण क्या कि किसी ने अपना पेशेंस खो दिया, अपना आपा खो दिया, ठीक है। When he broke my phone, it was the last straw, जब उसने मेरा फोन तोड़ा अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको दे मारा, है ना। जब उसने मेरा फोन तोड़ा तो वह मेरी सहन शक्ति की आखिरी बात थी। हिंदी ये हुआ लेकिन मतलब जो मैंने कहा वही हुआ। मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर लेकिन लास्ट में जब उसने मेरा फोन तोड़ा और मैं बात नहीं कर पा रहा था, किससे, ताकि आप समझिए किससे, तब जाकर मैंने उसको पीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक टी कप में स्टॉर्म, तूफान का आना, क्या मतलब, मेकिंग अ बिग फस ओवर समथिंग स्मॉल और एन अनइम्पोर्टेंट, किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा हंगामा करना, है ना। द आर्गुमेंट ओवर द चेयर्स वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना। द आर्गुमेंट ओवर द चेयर्स, कुर्सियों को लेकर झगड़ा बस एक छोटी बात पर हंगामा था, जबकि बात कुछ और थी, है ना। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव ओवर, हाँ और है। अच्छा ये है आपका मिस स्पेल्ड गारंटी, क्या होता है बच्चे, अरे कमेंट में आप बताते चलेंगे क्या होता है। गारंटी हिरार्की HIE होता है बच्चे, हिरार्की, और उसको पढ़ते क्या है, हिरार्की, हायरार्की, हायरार्की, अक्रेंस, अक्रेंस। देखिए प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, मिलेनियम में भी LLENNIUM, मिलेनियम, ठीक है। देखिए इसके लिए पीडीएफ आपको दिया गया है, उसमें इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं दिया हमने, 100 के अराउंड दिया है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपको मिस स्पेल्ड वर्ड उसी से आने के। तो आपके टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ दे दिया गया है वो, और ये भी एक एक करके सारे पीडीएफ इसके सॉल्यूशन के आपके जाते रहेंगे, उसे भी देखते रहिए। मान लीजिए कि कोई चीज ऐसा वीडियो में आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, वहां से कीजिए। चलिए अब बात कर रहे हैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव की। हिंदी डिस्क्रिप्टिव सिविल कोड के लिए क्या है बच्चे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज का,
वो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं आपको अर्थ बताऊंगा, वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना है, ठीक है। जैसे ओले पड़ना, ओले पड़ने का क्या मतलब? कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं और शुरू में ही उसमें विघ्न आ जाना, बाधा आ जाना, मुसीबत आ जाना, तो कहा जाता है ओले पड़ना। जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई एक काम शुरू किया और शुरुआत में ही क्या हुआ, ओले पड़ गए, ठीक है। शुरुआत में ही मुसीबत आ गई, तो आपने क्या, कोई भी संदेश आप बना सकते हैं उस पर, ठीक है। कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना, कोई चीज देख के, एक मान लिया आप बैठे हैं, बगल में एक सांप दिख गया, कलेजा मुंह को आ गया, आप घबरा गए, ठीक है। मतलब मैंने बगल में एक सांप को देखा और कलेजा मुंह में आ गया। सेंटेंस आप बनाते चलिए कि क्या होता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग, इसका अर्थ बता रहा हूं। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, है ना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, ठीक है। बेटे के एग्जामिनेशन में पास होने पर पिता ने घी के दिए जलाए, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, ब्राइब समवन, को रिश्वत देना, है ना, मुट्ठी गर्म करना। हमने अपना काम कराने के लिए न जाने किस किस के मुट्ठी गर्म किए, नहीं। आज के डेट में यही है ना, सबसे पॉपुलर तो यही चल रहा है। चलिए, पानी उतर जाना का मतलब इज्जत जाना, इज्जत उतर जाना, पानी उतर जाना। और पानी पानी होना का मतलब शर्मा जाना, ठीक है। चलिए, और क्या बच्चे? हाँ, इसको शुद्ध रूप में लिखना है, शुद्ध रूप में। तुम्हारा नाम नहीं भूला, सुना नहीं होगा, वह तुम्हारा नाम नहीं भूला, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेख यह लेख, यह लेख किसने लिखा है? ये बिंदु नहीं होगा, है ना, अनुस्वार नहीं होगा, है। मुझे 10 रुपए चाहिए, रुपया नहीं। अध्यापक ने आपको बुलाया है, ठीक है। चलिए, और देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, आकाश में उड़ने वाला, आकाश को क्या बोलते हैं? नभ। और उसमें चरने वाला क्या होता है? नभचर, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्र। अरे कोई जितेंद्र है तो वो अपना मीनिंग समझ लेना भाई, और खुश हो लेना थोड़ा। कम जानने वाला, कम मतलब अल्प, और जानने वाला तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। तो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ। तो कुल नहीं, यहां थोड़ा मिस टाइपिंग एरर है। तो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, यानी कुलीन कहते हैं ना, कुलीन वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं एलीट, सॉरी, कुलीन वर्ग, कुलीन, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, है ना, एलीट पीपल, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है? हाँ, विलोम, अनुज का मतलब छोटा, अग्रज का मतलब बड़ा, अग्रज। प्रलय, इसका प्रलय आना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि, ठीक है। आक्रोश, समानार्थी, मतलब आक्रोश का मतलब क्या? गुस्सा, है ना, गुस्सा कह सकते हैं। इंद्र, ये इंद्र है ना। इंद्र का समानार्थी क्या होता है? पुरेंद्र। तो उपवन, बगीचा, उपवन में फूल खिले, बगीचे में फूल खिले, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी भी आज कंप्लीट हुआ, और ये टेस्ट 13 आपका कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव भी, सारे क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाते हैं बच्चे, तो आप कमेंट में जाकर के कुछ मैसेज कर सकते हैं, अलाउड है आपके लिए। और क्या इंप्रूव किया जाए वो भी बता सकते हैं, कि और आखिर आपको और कैसे बताया जाए, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। बाकी इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे।
टेस्ट पेपर के साथ आपको टेस्ट का पीडीएफ भी दिया जाएगा और सारा कुछ दे दिया। ठीक, थैंक यू।